तो लास्ट क्लास में अकाउंटेंसी के अंदर हमने स्टार्ट करा पार्ट बी विच इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। और उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनानी होती हैं। फिर हमने कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ा। अब ना बेसिकली इस चैप्टर से जो पूछा जाता है, कहते हैं ना मुद्दे पे आना चाहिए, ये मुद्दे वाली बात है। वही फिर से 100% पेपर लीक क्वेश्चन, इसी से ही बनेगा क्वेश्चन आपका। जनरली जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है मेन हेड और सब हेड लिखने का। आपको पहचानना होता है कि बैलेंस शीट में से मेन हेड क्या है, सब हेड क्या है। बट उससे पहले मैं आपको एक कहानी समझाना चाहूंगी। ये यहाँ पर हम पहले जरा एक बार पुरानी बैलेंस शीट की तरफ अगर हम देखें, अगर आप इससे लिंक करोगे, भाई यही वाला फॉर्मेट अब तक आपने सीखा है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में थे चाहे आप पार्टनरशिप में थे, आपने यही वाला फॉर्मेट सीखा है बैलेंस शीट को बनाने के लिए। तो थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। जब हम लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं तो लाइबिलिटी साइड में आप लिखा करते हो कैपिटल, ठीक। उसी कैपिटल में आप ऐड करते हो प्रॉफिट, या किसी तरीके का अगर लॉस है तो वो भी आप यहीं पर लिखते हो। अगर आपके बिजनेस में किसी तरीके का कोई रिजर्व बना हुआ है तो वो रिजर्व्स भी आप यहीं लिखा करते थे, ठीक है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप में थे चाहे पार्टनरशिप में थे आप, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखते थे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जिसको आप नाम क्या देते हो, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और ऐसी लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर की होती है उसे आप करंट लाइबिलिटी कहते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो, ये आप अब तक पढ़ते आए हो, कॉमर्स के बचपन से पढ़ रहे हो आप ये। इसी तरीके से जब मैं एसेट साइड की बात करूं तो आप एक सिंपल सी भाषा में यहाँ पे लिख दिया करते थे फिक्स्ड एसेट्स। अब चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी आप यहां पर लिखते हो। फिर उसके बाद अगर आपने किसी को लोन दिया, भाई हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटी होती है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो गया। अगर 1 साल से ज्यादा का है, 1 साल तक की बात है तो करंट लाइबिलिटी हो जाती है। बट अगर हम किसी को लोन या एडवांसेस देते हैं तो वो हमारा एसेट होता है, ठीक है। तो आप लोन्स और एडवांसेस लिखा करते थे। उसके बाद आप लिखते थे करंट एसेट्स, ठीक है। क्या आप इस बैलेंस शीट को नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं ना। बस इसी बैलेंस शीट को ना हमने एक नया रूप दे दिया है कंपनी अकाउंट्स के अंदर। जब हम कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं, वहां पर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं अपने शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो बस हमने उसकी रूपरेखा बदल दी है, थोड़े से नए नाम दे दिए हैं, बट काम हम वहां पर भी यही करेंगे, यही सारी चीजें हैं वहां पर भी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वहां पर हम इन्हें क्या क्या नाम देते हैं। अब रेड पेन से लिखूंगी ना। कंपनी अकाउंट्स के अंदर ये जो आपने कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व पढ़ा, कंपनी अकाउंट्स के अंदर आप इसे नाम देंगे शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। पहली हेडिंग शेयर होल्डर फंड। अभी सिर्फ समझो, प्रॉपर बैलेंस शीट में भी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी को हम वहां पर भी नॉन करंट लाइबिलिटी ही कहेंगे, लेकिन उसके अंदर हम क्या क्या लिखते हैं वो सब चीजें भी हम लिखेंगे। आप ये मान के चलो कि ये सारी मेन हेडिंग्स हैं। अब ऐसे कि नॉन करंट लाइबिलिटी है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हो या पार्टनरशिप में भी हो तो उसके अंदर भी आप लिखते हो ना कि यार बैंक लोन है, या करंट लाइबिलिटी में लिखोगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, वो तो अंदर सारी चीजें आएंगी। तो ये मेन हेडिंग्स है हमारी सारी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने जो करंट लाइबिलिटी लिखा है वहां पर भी ये सेम है। तो इसका मतलब आपने इस साइड तो एक ही सिर्फ नया नाम सीखा है, कौन सा, शेयर होल्डर फंड, कि जिसको आप वहां पर कहा करते थे कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, लॉस को माइनस कर देते हैं, जनरल रिजर्व लिखते हैं, या कोई भी रिजर्व हो तो आप यहाँ पे लिख देते हैं ना उसके नाम से, बस उसी को यहाँ पे कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एसेट साइड की। एसेट साइड के अंदर आप जिसको अब तक फिक्स्ड एसेट्स कहते थे, अब उन्हें ना यहां पर सबसे पहले मेन हेडिंग तो वही नॉन करंट एसेट्स कहेंगे इसे, और नॉन करंट एसेट्स के साथ साथ आप इसके लिए एक नाम याद रखो, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। नया नाम मिल गया है, नॉन करंट एसेट्स के साथ साथ क्या नाम मिल गया है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, और उसके भी कुछ फर्दर डिविजन्स होंगे, ठीक। इन्वेस्टमेंट को हम यहीं पे ही आप मान सकते हो इस तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कह दो, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस भी आपके कहीं ना कहीं अभी यहीं पे ही मैनेज हो जाएंगे, अदर करंट एसेट्स के नाम से आ जाएगा ये आपका, ठीक है। और करंट एसेट्स तो हमारे करंट एसेट्स ही है।
तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बस इसी को उन्होंने कुछ नए नाम दिए हैं। तो अगर आपको कभी भी कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट को याद रखना है तो आप इसको याद रखो। मैं कहूंगी कि आप ना ये बना लेना अपने रजिस्टर के अंदर, और इनके साथ साथ जो इनके नए नाम आए हैं उसको किसी एक अलग पेन से लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि करना क्या है। तो ये तो मैंने आपको नाम का चेंज बताया कि नाम में क्या चेंज हुआ है। दूसरा क्या चेंज आया है, लिखने का तरीका। आप एक साइड लाइबिलिटी एक साइड एसेट्स लिखते हो ना, मैं आपको सिंपल सा अगर बताऊं तो कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट इस तरीके से बनती है जहां पर आप एक ही साइड में सब कुछ लिख देते हो। यहीं पे आप लिखोगे अपनी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, जैसे यहाँ पे सिर्फ लाइबिलिटीज बोलते हो, वहां क्या बोलोगे, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इधर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज आ जाती हैं, सारी लाइबिलिटीज आप यहाँ पे लिख दोगे, चाहे वो कोई सी भी हो, तीनों यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप सारे एसेट्स लिखोगे, चाहे वो कोई से भी हो, यानी कि यहाँ पर काम एक साथ ऐसे हो जाता है। यहाँ कोई ऐसे इधर से साइड नहीं है कि डेबिट सॉरी लेफ्ट और राइट साइड नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके की, ठीक है। तो बस इतना सा ही फर्क है। आप एक बार बैलेंस शीट देख लो कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है, ये इस तरीके की बैलेंस शीट होती है, ठीक है। हाँ जी, तो अब जरा ध्यान दीजिए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर। यहां पर मैंने आपको याद करने के लिए एक प्रॉपर एक टेबल बनाई है जहां पर आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि मेन हेड क्या है और सब हेड क्या है। बेसिकली यही क्वेश्चन निकल कर आता है इस चैप्टर से कि आपको यही पहचानना है कि मेन हेड्स क्या होते हैं और सब हेड्स क्या होते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही है इस चैप्टर से, मेन हेड और सब हेड पहचानने होंगे आपको, ठीक है। तो जैसे कि पर्टिकुलर्स में लिखा है कि हमने स्टार्टिंग करी पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज से। तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में ना 4 मेन हेड होते हैं। सबसे पहला मेन हेड शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 3 सब हेड है आपके पास, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। अब अभी मैंने आपको एक बात बताई कि शेयर होल्डर फंड किस किस को मिलाकर बोला गया मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखो ना आप, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, शेयर कैपिटल यानी कि जो पैसा बिजनेस में लगाया गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स के अंदर सारे रिजर्व, सरप्लस मतलब प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस, ठीक है। बस एक एक्स्ट्रा चीज आई है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये होता क्या है, जैसे क्या होता है कि जब हम किसी को शेयर्स देते हैं ना, कोई अगर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, उसने पैसे दिए, बदले में हमने उसको शेयर्स दे दिए, राइट दे दिया। लेकिन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स का मतलब क्या होता है कि हमने ना उनके साथ डील तो कर ली है, हमने उनके साथ एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर डीलिंग कर ली है कि भाई हाँ हमारा शेयर 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, लेकिन अभी हमने उसकी डिलीवरी नहीं करी है शेयर्स की डिलीवरी मतलब अलॉटमेंट नहीं किया, अभी उन्होंने वो शेयर खरीदे नहीं है, बुकिंग हो गई आप कह सकते हो। तो यहां पर बदले में ना एक सर्टिफिकेट जाता है शेयर वारंट का। जब शेयर्स खरीदते हो तो शेयर सर्टिफिकेट जाता है जहां पर आपको हिस्सा मिल गया उस कंपनी के अंदर, लेकिन यहां पर आपको एक एक्सपायरी डेट के साथ कि 6 महीने के अंदर अंदर आप ये काम कर सकते हो, जो हमने आपको प्राइस दी है इस प्राइस पे आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, तो बदले में हम उन्हें क्या दे देते हैं, शेयर वारंट दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइबिलिटी है एक तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पर डीलिंग कर ली है। उसके बाद सेकंड मेन हेड है आपके पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लेकिन इसका कोई डिवीजन नहीं है, कोई सब हेड्स नहीं होते इसके, और इसके आने के चांसेस भी इसलिए सबसे कम होते हैं, ये कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि जब जिसका कोई सब हेड ही नहीं है। अब ये होता क्या है, इसका मतलब है कि आपने भाई जो शेयर्स होते हैं ना वो भी किश्तों में खरीदे जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। शेयर्स जब किश्तों में खरीदे जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि आपने सबसे पहले एप्लीकेशन मनी देनी होती है। एप्लीकेशन मनी को हम ऐसे समझ सकते हैं बुकिंग अमाउंट, आपने गाड़ी बुक करी है तो उसका बुकिंग अमाउंट दिया है ना, बट अभी आपको गाड़ी की चाबी नहीं मिली है। तो यहां पर भी यही हुआ कि आपने एप्लीकेशन मनी तो दे दी लेकिन आपके हाथ में शेयर्स नहीं आए, साल खत्म हो गया तो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। तो उसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि हमने पैसा तो ले लिया है लेकिन अभी बदले में शेयर्स नहीं दिए हैं। नेक्स्ट, इसी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर आती है फिर हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, deferred tax liabilities, other current liabilities and long term provisions। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी क्या क्या होंगी, ऐसी बोरोइंग्स, ऐसे पैसे जो आपने एक लंबे समय के लिए उधार लिए हैं। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोगों को याद रखना है डिवेंचर्स कुछ नहीं है, 11th क्लास में आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है बिजनेस स्टडीज के अंदर कि डिवेंचर्स आर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट।
ये सिर्फ इस बात की आपको इस बात के लिए एक्नॉलेज करता है कि आपने किसी से पैसा उधार लिया है। देखो, जब हम पैसा उधार लेते हैं ना गुड्स और सर्विसेज के लिए, यानी कि ट्रेड करने के लिए, तो वो क्रेडिटर्स होते हैं और वो 1 साल के अंदर अंदर होते हैं, वो शॉर्ट टर्म होते हैं। बट कभी कभी आप अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए पैसा ले रहे हो या किसी और पर्पस के लिए पैसा ले रहे हो लंबे समय के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो वो हमारे डिबेंचर्स के थ्रू लिया जाता है। तो डिबेंचर्स आपका एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपके कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, तो इसको अभी आप छोड़ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि भाई जो चीजें आपने लॉन्ग टर्म में नहीं लिखी होंगी वो सारी चीजें आपको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लिखनी पड़ेंगी। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, देखो प्रोविजंस क्या होते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपने अपने कॉमर्स के बचपन में सिर्फ यही वाला प्रोविजन सुना अब तक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि जहां हमें अपने डेटर्स पर शक होता है कि वो हमारा पैसा नहीं देंगे, तो आप उस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर चल रहे हो, खतरों के लिए पहले से तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे ही कुछ प्रोविजंस जो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में डालते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज को उनका प्रोविडेंट फंड देना है, तो उसके लिए भी हम प्रोविजंस बनाकर चलते हैं पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी कि जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ऐसा पैसा जो आपने उधार लिया है कम समय के लिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप इसमें याद रख सकते हो। ट्रेड पेबल्स, यानी कि ट्रेड करने के लिए आपको पैसा देना है, तो ये दो ही तरीके से देते हो, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो आप इसे लिख लीजिएगा साथ साथ में कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं इसमें। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं आपके, आपकी कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आपको कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है, किसी भी तरीके का कोई खर्चा जो अभी आपको पे करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का आपको सबसे बड़ा एग्जांपल जो याद रखना है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स, कि हमें हर साल टैक्स पे करना होता है। अब हर साल जो टैक्स पे करना होता है उसके लिए हम पहले से तैयारी रखते हैं, हम पहले से तैयारी करके रखते हैं, प्रॉफिट में से पहले से कुछ पैसा साइड में रखा जाता है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो बस यही थी लाइबिलिटी साइड। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड थी। क्या पढ़ा हमने लाइबिलिटी साइड में? पहले तो इसकी सबसे मेन की भी मेन हेड क्या है? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। उस इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर आप ये कह सकते हो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज है दादी जी, उन दादी जी के 4 बच्चे हैं। कौन कौन? 4 मेन हेड, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर है आपके पास करंट लाइबिलिटी, ठीक। अब शेयर होल्डर फंड, बड़े वाली बेटी के भी आगे 3 बच्चे हैं। कौन कौन है वो? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड एज शेयर वारंट अगेंस्ट द शेयर वारंट। उसके बाद दूसरी बेटी के अभी फिलहाल कोई बालक नहीं है तो याद भी नहीं करने। तीसरी बेटी के नॉन करंट लाइबिलिटी, उनके भी कितने बालक हैं? 4। कौन कौन से? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फोर्थ क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सबसे छोटी बेटी के यानी कि करंट लाइबिलिटी के भी 4 बालक। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आपको ये फैमिली लाइबिलिटीज की याद रखनी है। अब एसेट साइड पे अगर हम आए तो एसेट साइड तो सबसे आसान, वहां तो फिर भी 4 मेन हेड थे, यहां सिर्फ 2 ही मेन हेड्स आपको पढ़ने हैं, विच इज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब यहां पर आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि भाई ये उन्हीं दादी के बड़े भाई थे, उनकी अपनी एक अलग फैमिली चल रही है, तो यहाँ पर उनके 2 बेटे हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, लेकिन उनकी भी फैमिली जो है कोई छोटी नहीं है, उनके आगे जो बालक हैं वो बहुत सारे हैं। तो देखिए जरा, पहला है यहाँ पर हमारे पास नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और उसी को हम यहाँ पर किस नाम से बोलते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब उसके अंदर टेंजिबल भी आते हैं और इंटेंजिबल भी आ जाते हैं, और इसके अंदर आपके फर्दर 4 डिविजन्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये टेंजिबल एसेट्स हो गए। इंटेंजिबल एसेट्स आपकी गुडविल, कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब चीजें। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है,
ठीक है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग एक टेंजिबल एसेट है, बट अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि अभी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, तो अभी वो बन रही है। इसी तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, सेम यही चीज हम इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी कह सकते हैं। तो ये सारे फर्दर डिविजन्स थे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के। फिर उसके बाद इसी के अंदर आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये देखो जो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के नाम से लिखा था, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अगेन आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसका आपको कोई सिलेबस में बहुत ज्यादा फर्दर डिस्कशन इसके ऊपर हमें नहीं करना है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, याद है यहाँ पे बताया था अभी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके अलावा भी अगर कोई एसेट रह जाता है आपके पास तो वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा। अब आते हैं करंट एसेट्स के अंदर। अब करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो वो होती हैं जो एक साल से ज्यादा के लिए आप करते हो। आपने किसी और कंपनी के शेयर्स अगर खरीदे हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। बट कई बार ऐसी इन्वेस्टमेंट हम एक साल के लिए भी कर सकते हैं, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानी जाती है। इन्वेंट्रीज, आपका स्टॉक, आपका रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री तीन तरीके की पाई जाती है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे कि आपका काम है फर्नीचर बनाने का, आप लकड़ियां लेकर आए, टिम्बर लेकर आए, तो दिस इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपने लकड़ियों से फर्नीचर बनाना शुरू किया, सपोज आप चेयर बना रहे थे, अभी सिर्फ चेयर का बेस ही बना है, तो दिस इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ चेयर्स बनके रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक, उसके अलावा आप इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स, जैसे कि हम अगर काम कर रहे हैं तो लूज टूल्स इस्तेमाल करते होंगे, स्पेयर पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी सारी चीजें यहीं आती हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, अब जिस तरीके से ट्रेड पेबल्स के अंदर हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को इंक्लूड करते हैं, उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हम लोग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये बात आपको लिख के रखनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि कैश और उसके बराबर की चीजें, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब यही पैसा जो आप लंबे समय के लिए उधार देते हो, वो पैसा आप कम समय के लिए भी तो दे सकते हो, एक साल के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ गए। बस एसेट साइड कंप्लीट। तो एसेट साइड के अंदर मेन कितने मेन हेड्स हैं? दो। कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर कितने सब हेड हैं? सिर्फ सब हेड बताइए। सब हेड है 5। कौन कौन से? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा क्या था आपके पास? इन्वेस्टमेंट, यस, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। अब इसी तरीके से करंट एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बैलेंस शीट याद? पता है आप लोगों ने 60% काम कर लिया अगर आपको इतना याद हो गया तो। अब मैं इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट पे, और इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन के आता है वो किस तरीके से बन के आएगा? देखो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा, अंडर व्हाट मेन हेड्स एंड सब हेड्स ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड और शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3। यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इन सभी आइटम्स के आपको लिखने होंगे मेन हेड और सब हेड। मैंने यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटीज दोनों के मिक्स लिखे हैं। आपके क्वेश्चन में जनरली जो आता है ना, मतलब पेपर में जो क्वेश्चन, वो हो सकता है सिर्फ एसेट साइड से आए या सिर्फ लायबिलिटी साइड से आए। तो अगर आपके क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे लिख दिया ऑफ एसेट्स, तो आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि मेन हेड तो सिर्फ दो ही होते हैं वहां पे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो इसका मतलब आप इधर वाला पार्ट तो बहुत इजीली फिल कर लोगे। और देखो हर एक चीज के नंबर होते हैं, 1.1 नंबर का है तो आधा आधा नंबर का हो गया। आपको सब हेड याद नहीं भी आ रहा, आपको मेन हेड तो पता है ना, तो मेन हेड से ही आपको 1 नंबर, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे जनरली 4 या 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो 1.5 नंबर या 2 नंबर मिलने के तो चांसेस हो गए। अगर यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लिख दिया एसेट्स, इतना तो पहचान ही लोगे कि कौन सा नॉन करंट एसेट और कौन सा करंट एसेट है। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिख दिया लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में भी पता है आपको कि 4 ही मेन हेड होते हैं, जिसमें एक तो कभी नहीं पूछते। देखो साफ सीधी सी बात, 3 रह गए फिर कौन कौन से? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो ये भी आप लिख दोगे आसानी से। तो अगर इस तरीके से चीजों को समझोगे तो करना आसान हो जाएगा, ठीक है? बट मैंने यहाँ पे क्योंकि मिक्स रखे हैं तो आपको पहचानना है कौन सा मेन हेड है। पहले मैं मेन हेड ही पूछूंगी आपसे। बिल रिसीवेबल्स,
इसका मेन हेड बताइए। पहले तो मुझे ये बताइए, ये एसेट्स में से है या लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज में से है? बिल्कुल सही बात, ये आपने पहचान लिया कि एसेट्स में से है। अब एसेट्स में से भी मेन हेड, यानी कि क्या ये नॉन करंट एसेट है या ये करंट एसेट है? वेरी गुड, ये आपके लिए करंट एसेट है। मेन हेड आपने पहचान लिया। अब नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, पैसा पहले से ही भर दिया, एसेट है। इतनी बात तो हमें 11th क्लास से पता है। अब एसेट है तो उसमें नॉन करंट या करंट? इंश्योरेंस प्रीमियम है ये। इंश्योरेंस प्रीमियम आप एनुअली क्वार्टरली भरते हो, यानी कि ये कौन सा एसेट है? करंट एसेट। लाइफ स्टॉक, यानी कि लाइफ स्टॉक समझते हो, जैसे कि एनिमल्स वगैरह यूज होते हैं। अब एनिमल ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 साल के लिए लिया फिर बेच दिया, नहीं, ये नॉन करंट होते हैं, ये लंबे समय के लिए इस्तेमाल होने वाले होते हैं, तो ये नॉन करंट हो गया। लूज टूल्स, यानी कि वही टूल्स मशीन्स के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, लूज टूल्स करंट एसेट्स का पार्ट हो गए। गुडविल, तो ये तो हम सभी को पता है कि ये एक नॉन करंट एसेट होता है। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व यानी कि हमारा पैसा। पहले तो ये बताओ एसेट्स है या लाइबिलिटी है? अब तक यहाँ तो आपको फटाफट पता चल रहा था कि सारे एसेट्स हैं। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, रिजर्व। और प्रॉफिट हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? किस साइड प्रॉफिट पड़ा आपने अभी देसी बैलेंस शीट में? लाइबिलिटीज, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी और इक्विटीज, देखो लाइबिलिटीज में भी ना 2 कैटेगरी है, वहां पे सिर्फ लाइबिलिटीज वाली साइड थी देसी वाली में, अपग्रेडेड वर्जन में इक्विटीज और लाइबिलिटीज 2 चीजें हैं। तो अब यहां से आपको ये पता लगाना है कि क्या ये इक्विटी है या ये लाइबिलिटी है। देखो कैपिटल रिजर्व कोई ऐसा पैसा नहीं जो हमने किससे उधार लिया हो, ये हमारा ही पैसा है जो हमने जोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये इक्विटी का पार्ट है। और पूरी बैलेंस शीट में इक्विटी सिर्फ एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो ये आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। ठीक, उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सबसे पहली चीज डिवेंचर्स हैं, यहाँ पे ये देखो डिवेंचर्स हैं। डिवेंचर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लाइबिलिटी को। डिवेंचर्स मैंने आपको क्या बोला था, लंबे समय के लिए होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, तो कौन सी लाइबिलिटी हुई? बिल्कुल सही। ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो क्या है टैक्स, आप प्रोविजन छोड़ो, आप देखो टैक्स है, टैक्स पे करना होता है, सो टैक्स इज अ लाइबिलिटी। पर टैक्स क्या आप 3-4 साल में एक बार भरते हो? हर साल भरते हो ना, तो हर साल वाले पैसा क्या होता है आपका? करंट लाइबिलिटी। देखो लिंक बनाओगे तो ये चीजें समझ में आएंगी, ना जाने इसमें कितने सारे ऐसे हैं, ऐसे याद नहीं रख सकते आप लिंक बनाओ, लॉजिकली सोचो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा पे करना है ना, और ये आउटस्टैंडिंग वाले खर्चे 1 साल के अंदर अंदर पे करने वाले होते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, जैसे लूज टूल होते हैं ऐसे स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो ये भी होते हैं आपके करंट एसेट्स। चलो ये काम तो हमने कर दिया है। अब देखो कितने मेरे पास करंट एसेट है, 1 2 3 4। अब मैं एक ही बार पहले सारे करंट एसेट्स वाले फिल करूंगी। करंट एसेट्स के अंदर 5 चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या थी हमारे पास? करंट इन्वेस्टमेंट। क्या इसमें से कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट है? नहीं, किसी में नहीं आएगा। उसके बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब किसी चीज का कोई स्टॉक है, तो आपके पास ये लूज टूल्स, ये इन्वेंट्रीज हो गई, और आपके पास ये इन्वेंट्रीज हो गई, इसके अलावा तो नहीं है। ठीक है, अगले आपके पास क्या था फिर उसके अंदर? ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो पैसा मिलना है ट्रेड करके, 2 चीजें आती थी उसके अंदर, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। तो ये क्या है आपके? ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है उसके बाद? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ, पैसों की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। फिर आते हैं अदर करंट एसेट और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये कोई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है, ये अदर करंट एसेट है। देखो कितना आसान है ना पता लगाना। अब नॉन करंट एसेट्स पे चलते हैं। मेरे पास नॉन करंट एसेट है 1 2, ये 2 ही फिल करना है मुझे। अब नॉन करंट एसेट्स में पहली चीज थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब टेंजिबल एसेट्स के बारे में। अब देखो टेंजिबल चीजें हैं क्या आपके पास? नॉन करंट एसेट ये तो इंटेंजिबल है, बट इसका सब हेड क्या है? यही जो मैंने अभी बोला, प्रॉपर्टी
प्लांट, इक्विपमेंट, और क्या बोल रहे थे आप उसे, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और दूसरा नॉन करंट एसेट कौन सा है, ये लाइफ स्टॉक। भाई है तो टेंजिबल ही ना, प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से हमारी, ये लाइफ स्टॉक एक तरीके से हमारी प्रॉपर्टी है। तो आप इसके लिए भी यहां पे लिख देंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और पूरी हेडिंग है देखो इसकी, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। आप चाहें पूरा लिखना है आपको, क्योंकि ये मेन सब हेड आपका। आप चाहें तो इसका फर्दर जो वो ए पार्ट लिखा हुआ था ना सिर्फ, क्योंकि ये इंटेंजिबल तो नहीं है, तो आपको इसको फर्दर भी लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आते हैं ये, इंटेंजिबल में नहीं है। ठीक है, चलिए हमने एसेट्स वाले फिल कर लिए। अब शेयर होल्डर फंड पे अगर मैं आऊं, तो शेयर होल्डर फंड में तो दो ही चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो साफ साफ दिख तो रहा है ये रिजर्व है। उसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मेरे पास सिर्फ एक ही है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में कितने थे, चार। कौन कौन से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर दूसरा था हमारे पास क्या, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, फिर तीसरा था हमारे पास क्या, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, और फोर्थ था लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है। आप ये सही बात कह रहे हो कि डिबेंचर्स जो हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, बट उसके ऊपर पे किया जाने वाला प्रीमियम क्या कहलाएगा, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट अब आते हैं करंट लाइबिलिटी। कितनी करंट लाइबिलिटी थी, वो भी चार थी। सबसे पहली करंट लाइबिलिटी क्या थी हमारे पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक, दूसरी करंट लाइबिलिटी क्या थी, ट्रेड पेबल्स। तीसरी अदर करंट लाइबिलिटी, और फोर्थ क्या थी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एकदम से क्लिक हुआ कि प्रोविजन है, तो ठीक है, ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोरोइंग है, मैंने पैसा उधार लिया है, नहीं, मैंने सर्विस ली होगी उसके बदले में पैसा उधार हुआ होगा, तो ये अदर करंट लाइबिलिटी है। क्योंकि ट्रेड पेबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां क्रेडिटर और बिल्स पेबल आते हैं, तो ये हो गया आपके अदर करंट लाइबिलिटी। तब आपको समझ आया किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो देखो मैं सही बताऊं, हमने जो ये क्वेश्चन किया है ना, इससे आपको काफी हद तक ये चैप्टर समझ आ गया होगा। और सही बताऊं तो ये चैप्टर आपको इतना ही करना है, बस एक दो बातें मैं और बताऊंगी, पर ये कह सकते हो कि आपने 70-80% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस भी है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है। तो फिलहाल आप यहीं तक इसे प्रिपेयर करो, और मेरा मानना यही है कि वो जो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आप कर डालो।